हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं बीए बीकॉम वोकेशनल कंप्यूटर के सेक्शन सी के बारे में। इससे पहले हम सेक्शन ए और सेक्शन बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और सेक्शन सी के अंदर कुल 5 प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए और इन 5 प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आपके पेपर में अच्छे नंबर आ सकें। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है AMP मॉड्यूल इन PHP। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बी सेक्शन में भी देख चुके हैं जहाँ पर हमें बताया गया था कि अपाचे में, MySQL में और PHP में क्या रिलेशन है। उसी का ये एडवांस फॉर्मेट है कि AMP मॉड्यूल क्या होता है। बेसिकली AMP की अगर फुल फॉर्म पढ़ें तो AMP में A का मतलब होता है अपाची, जैसा कि हम जानते हैं कि अपाची एक सर्वर है और PHP के कोड को रन करने के लिए हम वैम्प, लैम्प या एग्जैम्प सर्वर का यूज़ करते हैं। तो लोकल होस्ट के लिए हम बेसिकली अपाची का यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा MySQL, जिसे हम MySQL के नाम से भी जानते हैं। ये एक PHP का इनबिल्ट डेटाबेस है। जब भी हम कोई डायनामिक वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम MySQL का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम अलग अलग कमांड जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ETC कमांड्स को यूज़ करते हैं। और थर्ड जो पार्ट दिया गया है वो हमारा दिया गया है PHP। तो A का मतलब अपाची, M का मतलब MySQL और P का मतलब हो गया हमारा PHP। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि PHP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका यूज डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमें इन तीनों के बारे में थोड़ा बताना है और उसके बाद में ये वर्किंग कैसे करेगा उसके हमें स्टेप राइट डाउन करने हैं। जैसा कि बता रहे हैं इससे ये जो आंसर भी आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा इंग्लिश के अंदर है, अंग्रेजी के अंदर है। और अगर आप इसका हिंदी मॉड्यूल पढ़ना चाहते हैं तो सेक्शन बी के अंदर इसी तरह का आंसर दिया गया है जहाँ पर हमें बताया गया है अपाची, MySQL या PHP क्या होती है। बेसिकली मैं ये क्वेश्चन आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि AMP मॉड्यूल इन PHP स्टैंड फॉर अपाची, MySQL एंड PHP। और PHP के साथ काम करने के लिए हम बेसिकली इन 3 कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। अगर आप देखें तो PHP हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सर्वर जहां पर हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और यूज़र जो डेटा को मैनेज या एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। AMP मॉड्यूल में बेसिकली अपाचे एक सर्वर की तरह काम करता है जहां पर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। इसका मेन काम ब्राउज़र और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम सिंपली समझ गए कि अपाची क्या है। अपाची एक वेब सर्वर है, अपाची एक ओपन सोर्स सर्वर है। अपाची का यूज़ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। जब भी ब्राउज़र के ऊपर यूज़र द्वारा रिक्वेस्ट को सेंड किया जाता है तो हमारा अपाची सर्वर लोकल होस्ट के रूप में हमारी उस वेबसाइट के कोड को हमारे ब्राउज़र पर डिस्प्ले कर देता है। सेकेंडरी आता है हमारा PHP। तो PHP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और बेसिकली इसका यूज़ डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। देन MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और इसका यूज डायनामिक वेबसाइट के डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि RDBMS में सारी इन्फॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में यूज किया जाता है और इसके कोड को एक्सेस करने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं। जैसा कि अगर ये तीनों आपस में कंबाइंड हो जाएं तो काम कैसे करेंगे, तो वर्किंग के लिए यहाँ प्रोसेस बताई गई है कि सबसे पहले ब्राउज़र के ऊपर यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है और उस रिक्वेस्ट को सर्वर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर वो पेज हमारे ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ बेसिकली बतानी है, अपाची क्या है, MySQL क्या है और PHP क्या है। सेकेंडरी क्वेश्चन हमारा आता है एरे एंड इट्स टाइप इन PHP। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि ये वो प्रश्न है जो नो डाउट या हम ये कह सकते हैं 100% एग्जाम में आता ही है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो एरे के बारे में थोड़ा समझा जाए कि एरे एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है। एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। एरे की इंडेक्स वैल्यू 0 होती है। PHP में एरे को बनाने के लिए हम एरे फंक्शन का यूज करते हैं। PHP में एरे 3 प्रकार के हैं, जैसा कि हम ये भी क्वेश्चन एज ए शॉर्ट नोट के रूप में बी सेक्शन में देख चुके हैं जहाँ पर हमने पढ़ा था कि एरे और उसके टाइप कौन से हैं। तो एरे के अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहला न्यूमेरिक एरे, दूसरा हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव एरे और तीसरा पढ़ते हैं मल्टी वैल्यूड एरे।
या मल्टी डायमेंशन एरे के नाम से भी उसे जानते हैं। जैसा कि थ्योरी में बता रखा है कि एरे के जरिए आप सेम टाइप की वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। यह एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसमें एक ही समय में बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करवाया जाता है। अगर आप एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को डिफाइन करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एरे का यूज करते हैं। एरे एक विशेष प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम फिक्स साइज की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। एरे हम कितना भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं और एरे को बनाने के लिए हम एरे फंक्शन का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने डिफाइन भी किया था कि एरे 3 प्रकार के हैं, न्यूमेरिक एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशन एरे। अगर हम सबसे पहले बात करें न्यूमेरिक एरे क्या होता है, तो ऐसे एरे जिनकी की वैल्यू न्यूमेरिक हो, इसे बेसिकली न्यूमेरिक एरे कहा जाता है। की वैल्यू का मतलब होगा यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू से, मीन्स वे एरे जिनकी आप इंडेक्स वैल्यू नंबर फॉर्मेट में देते हो, इससे हमेशा हम न्यूमेरिक एरे के नाम से जानेंगे। इस एरे में आप नंबर, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन इंडेक्स हमेशा नंबर से ही शुरू होगा और एरे की डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा 0 होती है। और एरे की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये एक सिंपल सा आप तैयार कर लीजिए कि एरे क्या होता है और न्यूमेरिक एरे कैसे बनाया जाता है। लेकिन जो दूसरा एरे है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है एसोसिएटिव एरे। मीन्स ऐसे एरे जिनकी इंडेक्स वैल्यू एटलीस्ट, या हम ये कह सकते हैं जिसकी इंडेक्स वैल्यू स्ट्रिंग हो, उसे एसोसिएटिव एरे कहा जाता है। कि एसोसिएटिव एरे भी न्यूमेरिक एरे की तरह है, लेकिन फ़र्क इतना है कि एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स को अलग से डिफाइन किया जा सकता है। आप एरे के इंडेक्स को स्ट्रिंग में भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिक एरे में देखा आपने कि इसकी जो की वैल्यू है वो नंबर में है, लेकिन एसोसिएटिव एरे उसे कहा जाएगा जहाँ पर इसकी की वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो इसे बोला जाता है एसोसिएटिव एरे। और नंबर 3 जो एरे है उसका नाम है मल्टी डायमेंशन एरे। कि जब आप किसी एक एरे के अंदर एक और एरे को क्रिएट करते हो, जिसे हम नेस्टेड एरे के नाम से भी जानते हैं, इसे मल्टी डायमेंशन एरे कहा जाता है। कि पीएचपी में मल्टी डायमेंशन एरे को नेस्टेड एरे भी कहते हैं और मल्टी डायमेंशन एरे में 2 या 2 से अधिक एरे हो सकते हैं। जैसा आपको यहाँ एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि आपने पहले एक एरे फंक्शन बनाया है, फिर इसके अंदर एक और एरे फंक्शन बनाया, तो इसकी जो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर क्रिएट होगी वो इंडेक्स वैल्यू क्रिएट होगी 0। और फिर हमने दूसरा एरे क्रिएट किया है, इसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी 1। जब आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं तो ये आपका पहला एरे हो गया और ये आपका दूसरा एरे हो गया। तो जब किसी एक एरे में एक से अधिक एरे को क्रिएट किया जाता है, इसे हमेशा हम मल्टी डायमेंशन एरे के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ माईएसक्यूएल टेबल एंड स्टोरेज इंजन। जैसा कि ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए कि माईएसक्यूएल के अंदर टेबल और स्टोरेज इंजन कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस टेबल एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर व ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। हम किसी भी टेबल को एक सारणी के रूप में मान सकते हैं जिसमें रो और कॉलम का कलेक्शन होता है। माईएसक्यूएल की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इन डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए करते हैं, जिसे माईएसक्यूएल का स्टोरेज इंजन भी कहा जाता है। बेसिकली हम माईएसक्यूएल के अंदर इन वेरियस स्टोरेज इंजन को यूज करते हैं, जैसे ISM, InnoDB, मेमोरी, मर्ज, फेडरेट, आर्चिव और CSV। इनमें से कुछ ही स्टोरेज इंजन हैं जो रियल लाइफ में हमारे एप्लीकेशन के साथ में काम आते हैं। सामान्यतः InnoDB या MySM को डिफ़ॉल्ट रूप से प्रयोग में लिया जाता है और उपरोक्त सभी प्रकार के स्टोरेज इंजन की अलग अलग विशेषताएं व अलग अलग प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इनमें से किसी एक प्रकार के स्टोरेज इंजन को अपनी टेबल के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि ये वेरियस टाइप के स्टोरेज इंजन है और जहाँ जैसी जिनकी ज़रूरत है वहाँ हम इन स्टोरेज इंजन को यूज़ कर सकते हैं। MySM स्टोरेज इंजन की टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट होती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाई गई टेबल को बिना किसी परेशानी से लिनक्स सर्वर पर सीधा यूज ले सकते हैं। साथ ही MySM स्टोरेज इंजन में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं MySM, लेकिन MySM
स्टोरेज इंजन की कमी ये है कि ये स्टोरेज इंजन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करता, और ट्रांजैक्शन की सुविधा को प्राप्त करने के लिए हम InnoDB स्टोरेज इंजन को यूज करना होता है। तो यहाँ पर इसमें जब ये कमी आने लगी कि यहाँ पर हम स्टोरेज इंजन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हम किसकी तरफ मूव हो गए, InnoDB की तरफ में। इसके अलावा जब हम हमारे टेबल के डेटा को कॉमा सेपरेट वैल्यू के रूप में MySQL में स्टोर करना चाहते हैं, तब हम स्टोरेज इंजन के रूप में CSV स्टोरेज इंजन का भी यूज करते हैं। तो बेसिकली 3 स्टोरेज इंजन हमारे काम में आते हैं। नंबर 1 आता है MySM, नंबर 2 हम यूज करते हैं InnoDB, और नंबर 3 पे हमारे साथ में काम आता है CSV। तो ये कॉमन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि MySQL में स्टोरेज इंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें से फेमस कौन है और कैसे यूज किया जाएगा, या इनके फीचर्स क्या क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जहां पर हमें यह पूछा जा रहा है कि क्रिएट अ सिंपल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसा कि आप सिंपली HTML के अंदर जब भी कोई प्रैक्टिस करते हो तो उसके अंदर हमें एक यूजर इनपुट फॉर्म बनाते हैं, जिसका यूज यूजर्स इनपुट लेने के लिए, जैसे नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, मेल फीमेल या कंट्री कोड, या इस तरह की वेरियस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड टाइप, ईमेल टाइप, टेक्स्ट एरिया, सबमिट बटन, रीसेट बटन, इस तरह के कंपोनेंट का यूज करते हैं। जब HTML फॉर्म को क्रिएट किया जाता है तब उसे वैलिडेट भी किया जाता है। वैलिडेट करने का मतलब यह है कि जो भी यूजर इस फॉर्म को फिल कर रहा है वो से इन्फॉर्मेशन डाले। अगर यूजर से हमें वैलिड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए हम नेम, यूजर नेम, ईमेल, URL, मोबाइल नंबर या जेंडर, इस तरह के फील्ड का यूज करते हैं। और इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, सबमिट बटन, पासवर्ड टाइप, रीसेट बटन, इस तरह के कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो आप एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि क्रिएट अ यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्रिएट अ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, या ईमेल फॉर्म, या इनपुट फॉर्म, इस तरह का एक सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन सारे कंपोनेंट्स को यूज करते हुए आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो भी हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि PHP MySQL के साथ में हम ऐड, एडिट और डिलीट के कोड को कैसे राइट डाउन करते हैं। जैसा कि जब भी हम PHP एप्लीकेशन के साथ में किसी डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं तो फॉर्म में डेटा को इनपुट कराने के बाद में हम उसके वेरियस ऑपरेशन जैसे इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन जैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और जब भी हम किसी भी PHP एप्लीकेशन को अपने MySQL के साथ में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने डेटाबेस को कनेक्ट करें। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम MySQLi_connect मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पे सर्वर का नाम, यूजर का नाम, पासवर्ड और कौन से डेटाबेस और टेबल के साथ हम काम कर रहे हैं उसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है। और इस मेथड को इंप्लीमेंट करने के बाद में हम इंसर्ट क्वेरी का यूज करते हैं, जिसका यूज टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट क्वेरी का यूज एंटर किए गए डेटा को एडिट या अपडेट करने के लिए, और अगर हम उस डेटा को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिलीट क्वेरी को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि जब भी हम डेटा को इंसर्ट करते हैं तो इसके लिए हम इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट और हम फील्ड वैल्यू स्टूडेंट नेम, परसेंटेज और ग्रेड, और जो वैल्यू इंसर्ट करनी है उसके लिए हम वैल्यूज कीवर्ड के साथ में नेम के ऊपर नेम को एंटर करेंगे, परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज को एंटर करेंगे और ग्रेड के ऊपर ग्रेड को एंटर करेंगे। जब भी हम इस क्वेरी को फायर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारी टेबल में ये डेटा अपनी जगह पे स्टोर हो जाता है। अगर आप इस इंसर्ट किए गए डेटा को अपडेट करना चाहते हैं तब हम अपनी सेकंड क्वेरी अपडेट क्वेरी का यूज करते हैं, और अपडेट के साथ में हमेशा सेट कीवर्ड का यूज किया जाता है। हम यहाँ पर क्वेरी परफॉर्म करेंगे, अपडेट स्टूडेंट टेबल का नाम, सेट स्टूडेंट नेम इक्वल टू, जहां पर स्टूडेंट का नाम अभी राकेश था उसका नाम हम मुकेश कर देते हैं, परसेंटेज जहां पर 86.45 था वहां पर हम 50.30 कर देते हैं, और आईडी कौन सी, क्योंकि हमने हमारी आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखा है तो जिसकी भी आईडी 1 है वहां पर ये डेटा रिप्लेस हो जाए। अगर हम इस अपडेट किए गए डेटा को या इंसर्ट किए गए डेटा को हमारी टेबल में नहीं रखना चाहते तो उसके लिए हम अपनी क्वेरी डिलीट को यूज करते हैं।
जहां पर हम क्वेरी फायर करते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू जो भी 1 या 2। जैसे आप इस क्वेरी को फायर करोगे आपके टेबल में इंसर्ट किया गया डेटा वहां से डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले आपको डेटाबेस कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं इस पूरे मेथड को राइट डाउन कर देना है कि आप किस तरह से डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करते हो, किस तरह से आप उसके लिए क्वेरी फायर करते हो और क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद में आप किस तरह से कनेक्शन को क्लोज कर देते हो। तो जब भी हम डेटाबेस में काम करते हैं तो सबसे पहले कनेक्शन के साथ में अपनी क्वेरी लिखेंगे, फिर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद में हम अपने कनेक्शन को क्लोज कर देते। तो आपको कॉमनली इस मेथड को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है।